जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रग क्लियरेंस। ये हमारा लास्ट पार्ट है लिपनकॉर्ट के चैप्टर 1 का, जो हम लोग शॉर्ट बुक का रिव्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने जो है डिस्ट्रीब्यूशन, बायो अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिया। आज हम लोग क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, क्लियरेंस का वर्ड खुद बताता है कि वो क्या, कोई चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, अब क्लियर क्या हो रही है? ऑब्वियसली हमारी बॉडी में से ड्रग क्लियर हो रही है। हम लोग जो बात करते हैं वो ड्रग्स की बात करते हैं। अब जो क्लियरेंस ड्रग्स की है वो किन मैकेनिज़म्स के थ्रू हो रही है? देयर आर 3 मैकेनिज़म्स ऑफ क्लियरेंस। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आउटसोर्स से ली जाती है, जो हम लोग ज़ीनोबायोटिक्स कहते हैं, जो ड्रग्स होती हैं जो हम आउटसोर्स से लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक कुछ टाइम के बाद उसने एलिमिनेट होना होता है, उसने बॉडी से क्लियर होना होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगी तो एक्यूमुलेशन और टॉक्सिसिटी के चांसेस होंगे। अब जो क्लियरेंस होगी उसके 3 मैकेनिज़म्स होते हैं। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, एलिमिनेशन इन बाइल है एंड एलिमिनेशन इन यूरिन है। ये 3 मैकेनिज़म्स हैं जिसके थ्रू जो है वो ड्रग क्लियर होती है। मेटाबॉलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं उसको हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि वाटर सोलुबल बनाता है। और जब कोई ड्रग वाटर सोलुबल बनती है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, क्योंकि जो ब्लड है उसकी नेचर भी ऐसी है, वाटर सोलुबल ड्रग जो है वो ईजिली उसमें डिजोल्व हो जाती है। किडनी जो है वो वाटर सोलुबल ड्रग को ईजिली एक्सक्रीट कर देती है, जबकि लिपिड सोलुबल ड्रग जो है ना वो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होती रहती है और वो ब्लड में ज़्यादा जो है ना, ब्लड में से उसके लिए निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर किडनी से भी पास करे तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। अब इस तरह जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, एक ये प्रोसेस है जिसके थ्रू क्लियर हो रहा है। बाइल में एलिमिनेट हो रही है ड्रग, और जो है वो यूरिन में एलिमिनेट हो रही है। जब भी कोई ड्रग यूरिन में एलिमिनेट हो रही है, इसका मतलब क्या, किडनीज इन्वॉल्व है उसकी एक्सक्रीशन में, उसकी क्लियरेंस में। और अगर कोई ड्रग फीसिस में एक्सक्रीट हो रही है, इसका मतलब है कि लीवर और बाइल इन्वॉल्व है। ये चीज़ याद रखेगा। अच्छा, अगर हम लोग एस्पिरिन की बात करें, इन हाई डोज एलिमिनेटेड अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। एस्पिरिन की अगर हाई डोज ली जाए तो वो कैसे एलिमिनेट होती है? जीरो ऑर्डर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के अकॉर्डिंग एलिमिनेट होती है। हम पता है कि जीरो ऑर्डर का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है। प्लाज्मा के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन जो एलिमिनेशन रेट है वो कांस्टेंट रहता है। वो जितने यूनिट्स पर आर के हिसाब से ड्रग क्लियर हो रही है वो उस तरह ही क्लियर होगी। लेकिन एस्पिरिन के केस में हाई डोज में ही होता है। इसका मतलब कि लो डोज के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करिए, लेकिन हाई डोज में नॉन लीनियर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करती है। क्लियरेंस हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम। कितनी ड्रग की अमाउंट क्लियर हो रही है बॉडी से पर यूनिट ऑफ टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, क्लियरेंस इक्वल्स टू 0.693 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अब 0.693 ओवर हाफ लाइफ जो है वो के एलिमिनेशन के इक्वल होता है, जिसे हम लोग एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब 0.693 ओवर हाफ लाइफ को अगर हम लोग उसके रिप्लेसमेंट में के एलिमिनेशन लगा दें मल्टीप्लाई बाय वीडी, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट भी हमारे पास क्लियरेंस के इक्वल है। इस तरह हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, एक ये भी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अलावा अगर के ई मल्टीप्लाई बाय वी डी का फॉर्मूला है तो वो भी क्लियरेंस का फॉर्मूला है। और अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम, और इसका जो हम लोग तकरीबन जो यूनिट यूज़ करते हैं ना वो ऑलमोस्ट लीटर्स पर आर होता है, कि कितने जो लीटर्स हैं वो एक घंटे के अंदर जो है वो एलिमिनेट हुए हैं। मतलब ये ना ये मुझे याद पड़ता है, लाइक क्लियरेंस का जो है ना वो यूनिट वो लीटर्स पर आर होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका यूनिट जो है ना हमारे पास वो लीटर्स होता है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 0.693 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीटर्स में है तो हाफ लाइफ जो है वो घंटों में होती है, आवर्स में। तो लीटर्स पर आवर जो है ना हमारे पास क्लियरेंस का जो है वो यूनिट आ गया। अब अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है? मिकैलिस मेंटन काइनेटिक्स है। इसका फॉर्मूला दिया है V इक्वल्स टू वी मैक्स सी ओवर के एम प्लस सी। अब वी हमारे पास क्या है? रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है। के एम जो है वो मिकैलिस मेंटन कांस्टेंट के लिए हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और जो सी है वो कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो है ये लीनियर काइनेटिक्स है। ये मतलब एक उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मे बी एमसीक्यू के अंदर आ भी जाए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपने जो बात याद रखनी है कि कौन सी काइनेटिक्स है, मिकैलिस मेंटन काइनेटिक्स है। और इसके अंदर वी किसके इक्वल है? वी मैक्स के इक्वल है, और साथ कंसंट्रेशन आ गई डिवाइडेड बाय के एम, मिकैलिस कांस्टेंट है प्लस सी, और ये इसका फॉर्मूला। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, जो नॉन लीनियर काइनेटिक्स में हम जिसे कहते हैं V इक्वल्स टू वी मैक्स सी ओवर सी, तो उसमें जो डोज है वो ज़्यादातर अगर हाई डोज के ऊपर नॉन लीनियर काइनेटिक्स शो कर रहा है, और कंसंट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है एलिमिनेशन से, तो जो सी आपस में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो वी मैक्स के इक्वल आ जाएगा। डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता।
फॉर एग्जांपल एस्पिरिन है, एथेनॉल है, फेनिटोइन है, ये ड्रग्स कौन सी काइनेटिक्स शो कर रही हैं? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो कर रही हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो बहुत सी ड्रग्स शो करती हैं, लेकिन हम लोग को वो ड्रग्स मेमोराइज करनी है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करती हैं। तो उसमें बस एस्पिरिन है, एथेनॉल है, फेनिटोइन है, और भी ड्रग्स होंगी, लेकिन फ़िलहाल जो मतलब लाइक मेंशन यहाँ पे हैं हम लोग वो मेमोराइज कर लें तो आई थिंक सो इनफ है। एस्पिरिन, एथेनॉल एंड फेनिटोइन, ये जो है हमारे पास ड्रग्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो कर रही हैं। अगर हम ड्रग मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस पे देखें, बात करें, तो हमारे पास ना टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। फेज़ 1 रिएक्शंस होते हैं और फेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं। अब फेज़ 1 रिएक्शन क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं लिपोफिलिक ड्रग को इनटू मोर पोलर मॉलिक्यूल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और NH2 अमाइनो ग्रुप। मैंने पहले भी बात की फर्स्ट लाइन में कि जो मेटाबॉलिज्म है उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि जो लिपोफिलिक ड्रग है उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर दीजिए, पोलर बना दिया जाए, वाटर सोल्युबल बना दिया जाए, ताकि वो इजीली एक्सीट आउट हो जाए। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई ड्रग जो है वो प्रो ड्रग है, पेरेंट ड्रग है, वो इनएक्टिव है, उसका मेटाबॉलिज्म रिक्वायर है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बट अदरवाइज एक्शन परफॉर्म नहीं होता, तो तब भी मेटाबॉलिज्म जो है वो मतलब इन्वॉल्व होता है, वो पेरेंट ड्रग या प्रो ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर वो मेटाबोलाइट जो एक्टिव होता है वो जाके अपना एक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह से जो है ना वो मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। अब फेज़ 1 के अंदर बेसिकली जो कह रहे हैं कि लिपोफिलिक जो ड्रग होती है उसको मोर पोलर का क्या मतलब है कि वाटर सोल्युबल ज़्यादा किया जाता है, किस तरह इंट्रोड्यूस कर देते हैं या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। उससे क्या होता है कि वो इन ग्रुप्स की इंट्रोडक्शन से वाटर सोलबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फेज़ 1 जो है P450 एंजाइम सिस्टम के साथ जो है हमारे पास माइक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस भी हम इन्हें कहते हैं। CYP450 एंजाइम सिस्टम को माइक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस भी कहते हैं। तो हो सकता है ये MCQ भी आ सकता है कि P450 एंजाइम सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस भी कहते हैं। तो ये भी आप जो है ना वो याद रखिएगा। अब हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास P450 के अंदर जो हमारे पास सब फैमिलीज़ हैं वो क्या है? CYP3A4-5 है, CYP2D6 है, CYP2C8-9 है, CYP1A2 है, CYP2C19 है। अब ये डिफरेंट हैं और इसके अंदर उन्होंने परसेंटेजेस दिए हैं कि कौन कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करिए मेटाबॉलिज्म में, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है? CYP3A4 और 5 की है 36%, CYP2D6 की 19% है, CYP2C8-9 की 16 और CYP1A2 11 एंड CYP2C19 की 8%। और इस तरह जो है वो परसेंटेजेस दी हुई हैं। तो अब हम लोग इससे आइडिया हो सकता है कि ज़्यादा कौन से जो है P450 वाले सिस्टम जो सब फैमिलीज है वो इन्वॉल्व है। CYP3A4-5, CYP2D6 और CYP2C9 और CYP2C8। बेसिकली जो फर्स्ट 3 हैं ये ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट है मेटाबॉलिज्म में, और ज़्यादा इन्हीं ड्रग से रिलेटेड, इन्हीं इंजाइम सिस्टम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि किसके इनहिबिटर हैं, किसके इंड्यूसर्स हैं, और इस तरह से। अब CYP3A4 की अगर हम बात करें तो फाउंड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। CYP3A4 कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है, अकॉर्डिंग फॉर फर्स्ट ऑर्डर मेटाबॉलिज्म ऑफ क्लोरप्रोमाजीन एंड क्लोनाजिपैम। अच्छा, हमारे पास जो CYP450 एंजाइम सिस्टम है ना, उसकी जो सब फैमिलीज होती हैं लाइक CYP3A4, CYP3A5, CYP2C9, जो भी ये जो एंजाइम सिस्टम है ये लीवर में तो प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट इनकी लीवर में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये गट में भी प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में भी प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कुछ ड्रग्स तो ऐसी होती हैं जो अभी ऑरली जब दी जाती हैं तो वो गट में इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से जो है वो कुछ हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लाइक अगर उनके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, और फिर बाद में जब पोर्टल सर्कुलेशन में लीवर में जाती हैं फर्दर वहाँ मेटाबोलाइज हो जाती हैं, और फिर जब तक वो ब्लड में एंटर होते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 40 या 50% तक रह जाती है, क्योंकि वो जो है ना ये सारे पैसेज से जो है वो क्रॉस करके गई है। अब इस तरह ये बात उन्होंने की है कि जो CYP3A4 है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है। अब वो क्या करता है? पहले मेटाबॉलिज्म करता है क्लोरप्रोमाजीन का और क्लोनाजिपैम का। क्लोरप्रोमाजीन हमारे पास एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। और जो क्लोनाजिपैम है वो हमारे पास बेंजियोलिटिक है। क्लोनाजिपैम हमारे पास क्या है? बेंजियोलिटिक है, और सॉरी बेंजोडाइजेपिन्स है, एंजियोलिटिक है। क्लोरप्रोमाजीन एंटीसाइकोटिक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ठीक है। और जो हमारे पास क्लोनाजिपैम है ये हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स हैं और एंजियोलिटिक्स हैं। अब CYP2D6 की अगर हम बात करें तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि जेनेटिकली डिफरेंट हैं, कुछ लोगों में जो है वो प्रेजेंट हैं, कुछ लोगों में नहीं प्रेजेंट है, कुछ लोगों में बहुत पुअर काम कर रहे हैं, इस तरह जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, सम पेशेंट्स ऑब्टेन नो बेनिफिट फ्रॉम एनाल्जेसिक कोडीन। कुछ पेशेंट्स को कोई बेनिफिट ही नहीं होता कोडीन लेने का ड्यू टू लैक ऑफ CYP2D6 की कमी की वजह से, दैट ओ डिमिथाइलेट्स एंड एक्टिवेट द ड्रग। क्यों?
क्योंकि जो डीमिथाइलेशन होती है कोडीन की, उसके बाद ये ड्रग की एक्टिवेशन होती है। और डीमिथाइलेशन किससे होगी? एंजाइम सिस्टम से होगी। CYP2D6 उसमें इन्वॉल्व है। अब कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिसके अंदर CYP2D6 होता ही नहीं है, उनमें कमी है, लैक है CYP2D6 का, तो वो जो मेटाबॉलिज्म होना था, वो जो डीमिथाइलेशन होनी थी कोडीन की, वो जो एक्टिवेशन होनी थी कोडीन की, वो नहीं हो रही। अब जब एक्टिवेशन ही नहीं होगी कोडीन की, तो उसका जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो ही नहीं आएगा। फिर ऐसे पर्सनस को उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा जिनके अंदर CYP2D6 की डेफिशिएंसी है। अब FDA ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्या हमारे पास, वो क्लोपिडोग्रिल के लिए पेशेंट्स जो पुअर मेटाबोलाइजर्स होते हैं CYP2C19 के, CYP2C19 एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं क्लोपिडोग्रिल को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने की। CYP2C19 के जो लोग पुअर मेटाबोलाइजर्स होते हैं, पुअर मेटाबोलाइजर्स का मतलब है कि उनका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बहुत स्लो है। अब जो क्लोपिडोग्रिल दी जाती है उसको एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है वो, क्योंकि वो प्रो ड्रग है, और एक्टिव मेटाबोलाइट में वो किससे कन्वर्ट होगी? CYP2C19 से। अब जो पेशेंट्स पुअर मेटाबोलाइजर्स हैं CYP2C19 के, यानी कि बहुत टाइम लग रहा है उन्हें वो क्लोपिडोग्रिल को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो ड्रग का इफेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट उस तरह पूरी नहीं हो रही, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा? हायर इंसिडेंस होंगे स्ट्रोक के और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन का जो पेशेंट होते हैं उन्हीं को क्लोपिडोग्रिल दी जाती है। एंटीप्लेटलेट एजेंट है ना ये हमारे पास। तो जो पेशेंट्स पुअर मेटाबोलाइजर्स हैं, फिर उसमें एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्जन बहुत स्लो होगी और ड्रग का इफेक्ट जो है वो कम होगा। अब एंजाइम इंड्यूसर्स की अगर हम बात करें, ज़ीनोबायोटिक्स का वर्ड हम ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं जो हम आउटसोर्स से लेते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इंड्यूस कर देती हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी। इंडक्शन का मतलब यह है कि उसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देती हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म अगर वो 3 घंटे में कर रहा है वो 1 घंटे में कर रहा है। वो इंडक्शन करने की वजह से एंजाइम सिस्टम जो है ना वो क्या हुआ, उसकी जो इंक्रीज़ हो गया मेटाबॉलिज्म किसका? ड्रग्स का। और जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो अल्टीमेटली जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है ड्रग की वो कम हो गई है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया इसका मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है ना वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में वो कन्वर्ट हो रही हैं, फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही हैं, और जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है ड्रग की वो कम हो रही है। जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स थे उसकी कंसनट्रेशन कम हो रही है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल फिनोबार्बिटल है, रिफेम्पिन है, कार्बामेज़ेपिन है। ये 3 ड्रग्स हैं जो इंड्यूसर्स हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, जो एंजाइम्स की इंडक्शन करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर देती हैं और जो ड्रग्स हैं उनकी एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाती है और जो ड्रग का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। अगर ये ड्रग साथ दी जा रही है तो फिर या तो उस ड्रग की जिस साथ इंट्रैक्शन है डोज ज़्यादा वो कर देते हैं डॉक्टर, या फिर और मतलब फर्दर पैरामीटर्स जो है ऑब्जर्व करते हैं। अब हमें जो याद रखना है वो ये है कि फिनोबार्बिटल, रिफेम्पिन एंड कार्बामेज़ेपिन, दीज आर एंजाइम इंड्यूसर्स। फिनोबार्बिटल, रिफेम्पिन एंड कार्बामेज़ेपिन, दीज आर एंजाइम इंड्यूसर्स। एंजाइम्स के इंडक्शन कर रहे हैं, इंडक्शन करके क्या होगा? मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, ड्रग की कंसनट्रेशन प्लाज्मा में कम हो जाएगी, ड्रग की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी और ड्रग का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। और ये ड्रग्स हैं। इसके अलावा एस्ट्रीजोन वोर्ड्स है, वो एक हब है, वो भी इंड्यूसर है। लेकिन फिनोबार्बिटल, रिफेम्पिन, कार्बामेज़ेपिन ये याद रखना, ये हमारे पास एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। ज़ीनोबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो नॉर्मली प्रोड्यूस्ड नहीं होते बॉडी में, आउटसोर्स से लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। कार्बामेज़ेपिन क्या है? सेल्फ एंजाइम इंड्यूसर है। सेल्फ एंजाइम इंड्यूसर का ये मतलब है कि वो अपने ही एंजाइम को जिससे उसने मेटाबोलाइज होना है उसको भी इंड्यूस कर रहा है। इसको हम ऑटो इंडक्शन भी कहते हैं कि ऑटो इंडक्शन कर रहा है, अपने ही एंजाइम जिससे मेटाबोलाइज होना है उसी को इंड्यूस कर रहा है और फिर अपनी जो कंसनट्रेशन है उसकी ऑटोमेटिकली वो भी कम हो रही है। रिफेम्पिन जो है ना वो डिक्रीज करती है प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स। जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं उसकी भी कंसनट्रेशन को कम करिए। कैसे कम करिए? एंजाइम इंडक्शन करिए जो इन्वॉल्व है इस ड्रग के मेटाबॉलिज्म में। CYP3A4-5 इंड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो कार्बामेज़ेपिन ये पर्टिकुलरली किसके इंड्यूसर्स हैं? CYP3A4 और 5 के इंड्यूसर हैं। यानी कि जो मेजर हमारे पास चंक है जिसने मेटाबोलाइज करना है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स को, ये एंजाइम सिस्टम CYP3A4-5 इंड्यूसर्स का कार्बामेज़ेपिन, डेक्सामेथासोन, फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन और रिफेम्पिन। कार्बामेज़ेपिन, डेक्सामेथासोन, फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन, रिफेम्पिन ये हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो CYP3A4 और 5 सिस्टम को इंड्यूस करती हैं और CYP3A4-5 इंड्यूसर्स का की वजह बहुत सी ड्रग्स मेटाबोलाइज हो रही हैं सिस्टम से, तो उससे ये क्या होगा कि उन सारी ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। अब ये ड्रग्स याद रखिएगा, कार्बामेज़ेपिन, डेक्सामेथासोन, फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन, रिफेम्पिन ये CYP3A4-5 के इंड्यूसर्स हैं और इसका मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द यही ड्रग्स पूछे जाएंगे। इनमें से कोई भी ड्रग है इंड्यूसर कौन सी है, तो फिर इनमें से जो ड्रग होगी वो आपने टिक करना है ऑप्शन करेक्ट। अब सिर्फ एंजाइम इनहिबिटर्स की बात करें तो सम ड्रग्स जो हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती हैं। अब
इंजाइम इनहिबिटर्स हैं, वो क्या करिए, एंजाइम्स की इनहिबिशन करिए। जब एंजाइम्स की इनहिबिशन करिए, जो मेटाबॉलिज्म होना था वो नहीं हो रहा, अब वो मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा, तो जो ड्रग है वो ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे कर रही है। ड्रग जब ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे करी तो ड्रग की एक्यूमुलेशन हो रही है। जब ड्रग की एक्यूमुलेशन होगी तो ड्रग की टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। ड्रग की टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, जो ड्रग के साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगी, ड्रग के साइड इफेक्ट्स प्रोनाउंस्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा सिम्वास्टैटिन ले रहा है, अब कोई ऐसी ड्रग साथ दे दी गई है जो CYP3A4 इनहिबिटर है, और सिम्वास्टैटिन इन्वॉल्व होता है CYP3A4 इन्वॉल्व होता है सिम्वास्टैटिन के मेटाबॉलिज्म में। अब वो जो ड्रग ने जिसने एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, वो सिम्वास्टैटिन का मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। अब वो क्या कर रहा है, वो जो ड्रग है वो ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे करी है, उसकी एक्यूमुलेशन हो रही है, टॉक्सिसिटी हो रही है, और जो उसकी साइड इफेक्ट्स है लाइक माइल्जिया, मस्कुलर पेन, फटीग, वो प्रोनाउंस्ड हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये अल्टीमेटली ये जो है ना इसकी आउटकम होती है। अब सिर्फ एंजाइम इनहिबिटर्स जो है हमारे पास, वो क्या करते हैं, एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। अब एग्जांपल इसमें क्या, मिप्राजोल है हमारे पास, एरिथ्रोमाइसिन है, कीटोकोनाजोल है, रिटोनाविर है, सिमिटिडीन है, ग्रेपफ्रूट जूस है। ये हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। मिप्राजोल, एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, रिटोनाविर, सिमिटिडीन और ग्रेपफ्रूट जूस, ये हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो क्या हैं, इनहिबिटर्स हैं। अब मिप्राजोल किसका इनहिबिटर है, वारफ्रिन का इनहिबिटर है। अब वारफ्रिन को अगर ड्रग दी गई है और साथ जो है पर्सन वो PPI भी ले रहा है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी ले रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो है मिप्राजोल वारफ्रिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगी। जब मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दिया तो क्या हुआ है कि वारफ्रिन की जो ड्रग है उसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया, और फिर उसकी टॉक्सिसिटी और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो प्रोनाउंस्ड हो जाएंगे, उसके हैमरेज और ब्लीडिंग रिएक्शंस वगैरह ये ज़्यादा हो जाएंगे। सिमेटिडीन हमारे पास क्या करती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन जो है उसको इनहिबिट करती है। थियोफाइलिन हमारे पास एक ब्रोंकोडाइलेटर है, एक नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है। अगर उसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा तो उसकी भी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये थियोफाइलिन TDM की ड्रग है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है इस ड्रग के लिए। तो अगर कोई ऐसी ड्रग जा रही है जिसके साइड इफेक्ट ज़्यादा कर दे तो फिर फर्दर जो है वो प्रिकॉशंस रिक्वायर है। ग्रेप फ्रूट जूस जो है वो भी इनहिबिट करता है CYP3A4 को। इस तरह क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है सिम्वास्टैटिन का इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि CYP3A4 इन्वॉल्व है सिम्वास्टैटिन के मेटाबॉलिज्म में, और क्लेडिथ्रोमाइसिन और निफ्टिपिन। अब जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो इन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा, तो सिम्वास्टैटिन के भी जो साइड इफेक्ट्स हैं, माइल्जिया, फटीग, वो ज़्यादा हो जाएंगे। क्लेडिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइट्स हैं, QT इंटरवल प्रोलोंगेशन वगैरह होती है वो हो सकता है। निफ्टिपिन जो हमारे पास होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं लाइक कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं ये ड्रग्स, और उसके अलावा जो है लाइक एडीमा भी हो सकता है कुछ, तो मतलब जो साइड इफेक्ट्स हैं वो प्रोनाउंस्ड हो जाएंगे। अब फेज़ 1 रिएक्शंस की अगर हम बात करें जो P450 सिस्टम इन्वॉल्व करें तो उसके अंदर अमाइन की ऑक्सीडेशन आती है, कैटिकोलामीन जो हिस्टामीन है उनमें जो और इसके अलावा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन है, फॉर एग्जांपल एथेनॉल की ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं ना, और एस्ट्रेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जो प्रावास्टैटिन जो लीवर में होता है उसका मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। हाइड्रोलिसिस जिसकी प्रोकेन की होती है, प्रोकेन जो हमारे पास एक एनेस्थेटिक है। अब फेज़ 2 हमारे पास जो है उसके अंदर क्या है, वो कॉन्जुगेशन रिएक्शंस पे कंसिस्ट होता है एंडोजनस सब्सटेंसेस के साथ, लेकिन जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है सब्सटेंसेस जो एंडोजनस होते हैं, जैसे कि ग्लूकुरोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, अमाइनो एसिड है, फॉर 2 लिपोफिलिक ड्रग्स के। तो उसके लिए क्या होता है कि ये बहुत से उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि जो बहुत से लिपोफिलिक ड्रग्स हैं उनका रिएक्शन होता है कॉन्जुगेशन रिएक्शन एंडोजनस सब्सटेंसेस के साथ जो हमारे लीवर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लूकुरोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और अमाइनो एसिड है। ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेट्स बना लेते हैं उन लिपोफिलिक ड्रग्स के साथ, और जब कॉन्जुगेट्स बनाते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं वो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब वो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में और पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं तो वो ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो फेज़ 2 हमारे पास पर्टिकुलरली इसमें कॉन्जुगेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और जो डिफरेंट कॉन्जुगेटिंग एजेंट्स होते हैं वो कौन से हैं, ग्लूकुरोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड अमाइनो एसिड। और ये किस लिए होता है, 2 लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए कॉन्जुगेट्स बना के उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। रिजल्ट्स इन मोर वाटर सोलुबल कंपाउंड्स, बहुत से वाटर सोलुबल कंपाउंड्स बनेंगे जो इनएक्टिव होंगे। एक्सेप्शन सिर्फ एक है, मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड की। मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड जो बहुत पोटेंट है, मोर पोटेंट है मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड, यानी कि हम लोग कॉन्जुगेशन कर रहे हैं अल्टीमेटली ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ड्रग्स को वाटर सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन मॉर्फिन के केस में ऐसा नहीं हो रहा। मॉर्फिन की जब ग्लूकुरोनाइडेशन होती है, मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड बनता है तो ये पोटेंट हो जाता है, इसकी पोटेंसी इंक्रीज़ कर जाती है, इसकी एफिकेसी इंक्रीज़ कर जाती है, रादर देन ये एक्सक्रीशन के लिए जो है ये नहीं, मतलब हम लोग वो इसकी ग्लूकुरोनाइडेशन हो रही बल्कि इसकी पोटेंसी इंक्रीज़ हो रही है इससे। तो मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड जो है वो एक एक्सेप्शन है।
अब देखिए नियोनेट्स जो हैं उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोनेडेशन कॉन्जुगेटिंग सिस्टम की अभी सही से डेवलपमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रग्स की ग्लूकोनेडेशन होनी है, कॉन्जुगेशन होनी है, उन ड्रग्स की एक्सक्रीशन होनी है। अब जब वो सिस्टम ही नहीं है तो उनकी जो है वो एक्सक्रीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उस ड्रग की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल क्लोरमफेनिकोल, वो ग्लूकोनिक एसिड से इनएक्टिवेट उसने होना था। अब ग्लूकोनेडेशन कॉन्जुगेटिंग सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, सही से डेवलप नहीं हुआ, तो वो इनएक्टिवेशन उसकी नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ये क्लोरामफेनिकोल की वजह से होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये साइड इफेक्ट भी आ सकता है। क्लोरामफेनिकोल का साइड इफेक्ट क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम है, और उसकी अब ये ज़ाहिर बात है जब उसकी एक्यूमुलेशन होगी तो उसके साइड इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जो ड्रग्स ऑलरेडी जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या NH2 या कार्बोक्सिल ग्रुप होता है तो वो डायरेक्टली फेज़ 2 में एंटर होते हैं विदाउट एंटरिंग इनटू द फेज़ 1। ये मैंने ऑलरेडी आपसे बात की थी कि जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना, हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ड्रग्स में ताकि उसको जो है वो वाटर सोलबल कर सकें। अब ऑलरेडी जिन ड्रग्स के अंदर ये ग्रुप्स हैं तो उसका मतलब है कि वो वाटर सोलबल हैं, और फेज़ 1 रिएक्शन के अंदर ड्रग को वाटर सोलबल किया होता है इन ग्रुप्स के इंट्रोडक्शन करा के। अब ये ग्रुप्स ऑलरेडी हैं तो उन ड्रग्स को ज़रूरत ही नहीं है कि वो फेज़ 1 में एंटर हो, वो डायरेक्टली फेज़ 2 में एंटर हो जाएंगे विदाउट एंटरिंग इनटू द फेज़ 1। अब आइसोनाइज़िड इसकी एग्जांपल है, जो पहले क्या करती है, फेज़ 2 में एंटर होती है, एसिटाइलेशन होती है उसकी, फिर वो हाइड्रोलिसिस के लिए जो है फेज़ 1 में एंटर हो जाती है, जहाँ पे वो हाइड्रोलाइज्ड होती है। प्रोपेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन के साथ कम्पीट करता है एलिमिनेशन के लिए थ्रू प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन, और पेनिसिलिन जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा कर देता है। आयन ट्रैपिंग की अगर हम बात करें तो अगर वीक एसिड्स को एलिमिनेट करना है तो उसकी एल्कलाइनाइजेशन कर देते हैं, और अगर वीक बेस को एलिमिनेट करना है बॉडी से तो उसकी एसिडिफिकेशन कर देते हैं यूरिन की डिस्टल काउंट्री ट्यूब्यूल में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एम्फीटामिन जो है हमारे पास एक वीक बेस है, और उसकी एसिडिफिकेशन हम कर देते हैं अमोनियम क्लोराइड से, NH4Cl से। और अगर एक और बेस की बात उसकी बात करें, एसिड की बात करें तो फेनिटोइन जो है वो वीक एसिड है, और उसको अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना है तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर देंगे जो बेसिक है, और फिर उसकी अल्कलाइनाइजेशन होकर उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। लंग्स जो हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, एलिमिनेशन ऑफ हैलोथेन में इन्वॉल्व होते हैं, आइसोफ्लोरेन। ये हमारे पास कौन से एनेस्थेटिक्स हैं, और गैशियस एनेस्थेटिक्स हैं, और गैशियस एक्सचेंज हमारे पास लंग्स में चल रहा होता है। जब आप गैशियस जो है ना वो एनेस्थेटिक्स देते हैं तो उसकी जो एलिमिनेशन होती है वो लंग्स के थ्रू होती है। अब अगर टोटल क्लियरेंस की बात करें तो वो किसके इक्वल है, हेपेटिक क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस, पल्मोनरी क्लियरेंस और अदर। यानी कि हेपेटिकली भी ड्रग्स क्लियर हो रही हैं, रीनल के थ्रू भी ड्रग्स क्लियर होती हैं, लंग्स के थ्रू भी, और उसके अलावा कोई अदर रूट्स भी हो सकते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोजेज रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन रेजिमेंट हमारे पास क्या होती है, सिंगल आईवी डोज को अगर आप स्लो एडमिनिस्टर करना शुरू कर दें, यानी कि एक आपने आईवी डोज जो इमीडिएट देनी थी उसी को आपने स्लो एडमिनिस्टर कर रहे हो आप, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन रेजिमेंट है। इन्फ्यूज़ कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ड्रग ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल जोल्पिडैम हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। जोल्पिडैम जो है हमारे पास हिप्नोटिक होते हैं, इन्हें हम जी ड्रग्स भी कहते हैं। जब हम बेंजोडाइजेपिन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर ये कैटेगरी एक आती है जी ड्रग्स की। ये ना इंडक्शन ऑफ स्लीप में हेल्पफुल होते हैं, स्लीप की इंडक्शन करवाते हैं। और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन की बात करें तो CSS हमारे पास क्या है, CSS का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। CSS की जब कंसंट्रेशन जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है तो उस स्टेट पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग बीइंग एडमिनिस्टर्ड इक्वल्स द अमाउंट बीइंग एलिमिनेटेड, कि जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है उतनी ही अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रही है। ये ऐसा पॉइंट आ जाता है स्टेडी स्टेट का कि जितनी अगर इन्फ्यूजन दी जा रही है तो जितनी ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर जा रही है, एडमिनिस्टर हो रही है, तो उतनी ही ड्रग जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। और ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 4 to 5 हाफ लाइफ्स के बाद जो है वो अचीव होती है। अगर 90% इसकी बात करें तो 90% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कब अचीव हो जाएगी, 3.3 हाफ लाइफ्स के बाद। यानी कि तकरीबन 3.3 हाफ लाइफ्स के बाद हमारे पास 90% स्टेडी स्टेट अचीव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 99% स्टेडी स्टेट की बात करें कि 99% स्टेडी स्टेट कब अचीव होगी, तो ऑलमोस्ट 4 to 5 हाफ लाइफ्स के बाद हमारे पास 99% स्टेडी स्टेट अचीव होती है। और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में क्या है, ड्रग राइजेज डायरेक्टली विद इन्फ्यूजन रेट नॉट अफेक्टेड बाय डोजिंग फ्रिक्वेंसी। इन्फ्यूजन जो रेट है उससे क्या हो रहा है, ड्रग जो है वो राइज कर रही है डायरेक्टली, कि जिस तरह इन्फ्यूजन जो है वो हो रही है ज़्यादा तो उस तरह ड्रग राइज कर रही है, नॉट अफेक्टेड बाय डोजिंग फ्रिक्वेंसी। डोजिंग फ्रिक्वेंसी से ये इफेक्ट नहीं होती है। अब मेंटेनेंस ऑफ डोज जो है वो रिक्वायरमेंट है हमारी। पहले क्या होता है कि एक लोडिंग डोज दे दी जाती है ताकि एक अफेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर उसे मेंटेनेंस डोज पे रख देते हैं ताकि वो जो है अफेक्ट मेंटेन रहे। मेंटेनेंस ऑफ डोज की बात करें तो जो ड्रग्स है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं ताकि स्टेडी स्टेट जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखें विद इन थेराप्यूटिक विंडो। ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड कि स्टेडी स्टेट को मेंटेन रखें विद इन थेराप्यूटिक विंडो, थेराप्यूटिक विंडो के अंदर, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए।
अब डोजिंग रेट की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो वो किसके इक्वल है, टारगेट सी प्लाज्मा क्लियरेंस ओवर एफ। टारगेट सी प्लाज्मा, प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है कितनी है, टारगेट रिक्वायरमेंट के वो टारगेट जो हमारे पास है सी प्लाज्मा वो, और क्लियरेंस और डिवाइडेड बाय एफ। एफ हमारे पास जो है वो बायोअवेलेबिलिटी का फैक्टर है, फ्रैक्शन है। ये हम लोग जो है वो डिटर्मिन करते हैं जब हमें ओरल रूट दिया जाता है, ओरली एडमिनिस्टर की जाती है कोई ड्रग, तो फिर एफ़ की वैल्यू देखते हैं। अगर 0.7 है इसका मतलब कि 70% बायोअवेलेबिलिटी, अगर 0.8 है तो इसका मतलब 80% बायोअवेलेबिलिटी है। लेकिन आईवी के केस में एफ़ की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। अगर लोडिंग डोज की बात करें तो एक सिंगल डोज टू अचीव द डिज़ायर्ड प्लाज्मा लेवल, एक सिंगल डोज जो हम देंगे कि डिज़ायर्ड प्लाज्मा लेवल अचीव करने के लिए रैपिडली फॉलोड बाय एन इन्फ्यूजन टू मेंटेन स्टेडी स्टेट। पहले एक सिंगल डोज दी ताकि जो डिज़ायर्ड प्लाज्मा लेवल है उसको अचीव कर लें, उसके बाद रैपिडली, उसके बाद फिर क्या होगा, इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो स्टेडी स्टेट है वो उसे मेनटेन किया जा सके। और ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, पहले लोडिंग डोज देते हैं, बाद में मेंटेनेंस डोज देते हैं। लेकिन लोडिंग डोज जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेंटेनेंस डोज। और लोडिंग डोज का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सीपी प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एफ, जो बायोअवेलेबिलिटी का फैक्टर है। लेकिन देखें हम यहाँ पे भी लिखा हुआ है फॉर आईवी, अगर इंट्रावीनस दे रहे हैं आप कोई भी ड्रग तो बायोअवेलेबिलिटी 100% है, तो एफ की वैल्यू 1 है। तो फिर एफ अगर नीचे 1 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी डी मल्टीप्लाई बाय सी पी के। अब एफ़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बिकॉज एफ़ की जब वैल्यू ही 1 है तो वो फिर एफ़ रिमूव हो गया बिकॉज 100% बायोअवेलेबिलिटी आईवी के केस में। तो आईवी के केस में जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लोडिंग डोज के लिए वो वी डी मल्टीप्लाई बाय सी पी होगा, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय द प्लाज्मा कंसनट्रेशन। और ऑरली के केस में अगर दे रहे हैं तो फिर वी डी मल्टीप्लाई बाय सी पी डिवाइडेड बाय एफ होगा। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़फुल है डोज एडजस्टमेंट में। ये हमारा जो है आज लिपनकोट शॉर्ट नोट्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो गया। आपको पूरे चैप्टर में, ये नहीं कि सिर्फ आज का लेक्चर, पूरे चैप्टर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे काइंडली बता दीजिएगा ताकि हम लोग ये चैप्टर जो है हर एक को क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी लिपनकोट का। थोड़ा सा डिले हो गया ये लेक्चर, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट 1-2 दिन बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करती रहूँ ताकि टाइमली जो है वो हमारा ये लिपनकोट की जो बुक है वो फिनिश हो जाए और हम लोग टाइमली जो है ना इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और काइंडली इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रही हूँ, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।